जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम इस वीडियो में फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है और आज का ये जो सेशन है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उनको लगता है कि यार सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, बस फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर हो जाए या फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, हमारा जेआरएफ किसी भी हालात में नहीं रुकने वाला, हर हाल में हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लगी ही हो गया होगा कि फर्स्ट पेपर में मात्र 20 दिन की तैयारी से 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का आसान तरीका। लगभग 20 दिन बाद में हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। अब की बार ऑफलाइन तरीके से पेपर होगा, सभी के सभी सब्जेक्टों का एक साथ पेपर होगा। अब ये जो 20 दिन का समय है ना, ये प्यारे साथियों गेम चेंज करने वाला समय है। गेम चेंज करने वाला समय कैसे? यदि आप इन बचे हुए 20 दिन में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही करोगे तो आपका स्कोर बहुत डाउन चला जाएगा और यदि इन 20 दिन में आप सही ढंग से मेहनत कर लोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। यदि आपकी फिलहाल भी फर्स्ट पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है तो आप ये सोचकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो कि यार मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है और फर्स्ट पेपर की हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। भाई तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो तैयारी होती है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है एग्जाम के बिल्कुल निकटतम समय। तो ये जो 20 दिन का समय ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। यदि इसमें आप किसी भी तरीके से लापरवाही कर रहे हो या किसी भी गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो ना, तो 100% आप अपने स्कोर को बहुत कम कर लोगे। और यदि इस 20 दिन में आप एक सही डायरेक्शन में सही ढंग से तैयारी कर लोगे तो आप 100% बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लगभग 1 महीने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, वो पिछले 3-4 महीने से लगातार सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले वो फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं और वो अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। वहीं यदि हम बात करें, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को 2-3 साल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा। ये सारा सब कुछ किसका है कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हो, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप किस प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, यदि आप इनको फॉलो करते हुए तैयारी कर रहे हो तो समझो आप एक गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो, और यदि आप इनके अलावा अलग दिशा में तैयारी कर रहे हो तो समझो आप एक अच्छी दिशा में तैयारी कर रहे हो। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक बार डिस्कस करें कि पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं कि पेपर पोस्टपोन होगा, 18 जून को नहीं होगा। भाई पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। हमें अभी फोकस करना है कि एग्जाम 18 जून को होने वाला है। 18 जून से पहले एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होने वाला। यदि एग्जाम 18 जून से पहले होता है तो हमें नुकसान होता है, ठीक है। यदि एग्जाम 18 जून के बाद होगा तो हमें फायदा ही होगा, किसी भी तरीके का हमें नुकसान नहीं होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के ऊपर तो फोकस करना ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बाकी यदि मैं मेरे अपने खुद के एनालिसिस के बेस पर बात करूं तो पेपर पोस्टपोन होने का थोड़ा चांस है, हो सकता है कि पेपर 25 जून के बाद में हो, ठीक है। ये थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है, कुछ ऐसे रीजन है जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। ये एनटी है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। अब मैं यहां पर डिस्कस करता हूं और आपको कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बताता हूं। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, फिलहाल में यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं। हर एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रेगुलर 1 घंटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यार हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे, जो टीचर करवा रहे हैं, तो हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर हैं जो प्रीवियस क्वेश्चनों के अलावा नए क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासों में नए क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहे हैं। अब
उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, वो हमारे सोल्व हो जाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी तो बहुत अच्छी खासी तैयारी हो गई। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के आ जाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारी तो कैसे भी तैयारी नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के टारगेट से आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो समझो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने इस कीमती समय में से समय को बर्बाद कर रहे हो। अब उसके क्या क्या रीजन है मैं बताता हूँ। देखो, जो टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाता है बोर्ड के ऊपर या क्लासेस में, वहां से कभी भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, चाहे 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, पिछले 3-4 साल में बड़ी मुश्किल से 2-3 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हुए हुए हैं। कभी भी फर्स्ट पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो आप जो YouTube पर क्लासेस देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, वहां से कभी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मतलब वो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व क्यों करते हैं? आप सोचो एक बार कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व क्यों कर रहे हो। भाई, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए तो कभी सोल्व नहीं कर रहे होंगे कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके मैं फर्स्ट पेपर का बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कर लूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से आप बिल्कुल 100% सिलेबस कभी कवर नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि हम जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे यूट्यूब पर वीडियो देख देख के उतना ही ठीक होगा। भाई लोगों, वो बिल्कुल गलत है। मैं अपने खुद के बेस पर बता रहा हूं। हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करना। हमारा ये जो एग्जाम होता है फर्स्ट पेपर का, इसमें एक लाइन का कभी क्वेश्चन नहीं आता कि चलो एक लाइन का क्वेश्चन आ गया और उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन आ गए, वो क्वेश्चन रिपीट हो गए, उसको हम कर दिए। भाई, यहां पर हमारे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चनों में से लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस के होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं। उनको आप तब ही ठीक कर पाओगे जब उन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पर क्वेश्चनों के वीडियोस देख रहे हो। कोई क्वेश्चन था, उसको आपने यूट्यूब पर पढ़ा, कोई टीचर यूट्यूब पर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपने तुक्का लगा लिया कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, जो भी लगाना था वो तुक्का लगा लिया या फिर आपको आता था। अब टीचर क्या करेगा, उस क्वेश्चन को अपने खुद के दिमाग के अकॉर्डिंग सोल्व करवाएगा। आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे, बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। लेकिन भाई लोगों, वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, क्वेश्चन सोल्व करने की जो कैपेसिटी है, वो तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई। आपके क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी कब डेवलप होगी? जब आप खुद दिमाग लगाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब आप खुद पेपर क्वेश्चन को लेकर बैठोगे और आप खुद दिमाग लगाओगे कि भाई इसमें क्या आंसर होगा, फिर आप मैच करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर गलत हो गया, फिर आप रीजन ढूंढोगे कि ये क्यों गलत हुआ है, यहां पर ये सही है तो क्यों सही है। भाई, इससे आपकी क्या करेगी, क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। आपके बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो फर्स्ट पेपर की बहुत कम तैयारी करते हैं लेकिन उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनकी क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी। भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, हायर एजुकेशन के और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के, कम्युनिकेशन के, इन क्वेश्चनों को यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप ठीक कर सकते हो। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप इनको कभी ठीक नहीं कर सकते, चाहे आप कभी कितना ही पढ़ लो। तो आप खुद कोशिश करो, खुद प्रीवियस ईयर पेपरों को लो, उनको अच्छे से तरीके से सोल्व करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। दूसरा, भाई हम क्वेश्चन क्यों सोल्व करते हैं? ताकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए। जब आप पेपर दे के आओगे तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेटों का रहता है कि सर क्वेश्चन ही बहुत टफ है, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बहुत टफ थी। भाई, आपको टफ लगेगी ना, क्योंकि आपने तो कभी अपना दिमाग लगाया नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आप खुद क्वेश्चनों को जब सोल्व करोगे, आप जब खुद क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगी, आपको क्वेश्चन की समझने का, क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी। भाई, आजकल फर्स्ट पेपर में बहुत डिफिकल्ट कीवर्डों का यूज होता है। वो उन हर एक कीवर्ड का आपको कब पता चलेगा? जब आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम आंसर बिल्कुल फिक्स नहीं दे सकते, वहां पर ट्रिक काम करती है कि यहां पर कौन सा ठीक हो सकता है। और वो ट्रिक आपके अंदर कब आएगी? जब आप खुद अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन सोल्व करोगे।
ठीक है। तो यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। आपको दिसंबर 2024 के लिए फिर से तैयारी करनी होगी। भाई आप खुद प्रीवियस पेपर बहुत सारे हो गए आजकल तो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हर बार भी 12, 13, 14, 15 पेपर होते थे। आप पिछले 2-3 साल के पेपरों को खरीदो, उनको अच्छे तरीके से सोल्व करो। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को खुद समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन के कीवर्ड को खुद समझने की कोशिश करो, फिर आंसर निकालने की कोशिश करो कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर आपको खुद को देना है, पेपर आपको खुद को सोल्व करना है। दूसरा, जब आप खुद अपने बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करने की जो हेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। भाई पेपर में हमारे 2-3 क्वेश्चन तो हमारी हेजिटेशन की वजह से गलत हो जाते हैं, घबराहट की वजह से गलत हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमने खुद ने कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। जब हम लगातार खुद अपना दिमाग लगा कर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत अच्छी खासी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप YouTube पर जब क्वेश्चन सोल्व करने के वीडियोस देखते हो, तो उसमें आप अपना कीमती समय खराब करते हो, एक्स्ट्रा समय खराब करते हो। अब एक्स्ट्रा समय कैसे? कोई भी टीचर यदि 1 घंटे का YouTube पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है 1 घंटे की क्लास में, तो उसमें वो बड़ी मुश्किल से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व करवा पाता है। बाकी वो 8-10 क्वेश्चन ही सोल्व करवा पाता है, 10-15 क्वेश्चन सोल्व करवा पाता है, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन को खुद पढ़ेगा, फिर आपको लगभग 1 मिनट का समय देगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताओगे, फिर वो उनके आंसरों को पढ़ेगा कि कौन कैंडिडेट क्या आंसर दे रहा है, फिर वो कहेगा कि आपका गलत है, आपका सही है, फिर वो खुद आंसर बताएगा, फिर उसके बाद वो समझाने की कोशिश करेगा। तो 1 घंटे में आप बड़ी मुश्किल से 15 क्वेश्चन सोल्व करोगे यदि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखोगे। लेकिन आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे, आप खुद क्वेश्चनों को लेकर बैठोगे, आप खुद सोल्व करोगे ना, तो उसी 1 घंटे में आप अपना खुद का दिमाग लगाकर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो टाइम भी बहुत अच्छे से कवर हो गया, क्वेश्चन सोल्व करने की भी कैपेसिटी डेवलप हो गई, आपके अंदर हेजिटेशन भी खत्म हो गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में भी आने लग गई, कीवर्डों का भी अर्थ पता चल गया। ठीक है। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करो, ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सको। ठीक है ना भाई? जैसे आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, वो आपका गलत हो गया, आपको पता चला कि इस वजह से गलत हुआ, भाई उसका अंडरलाइन कर लो, आपके पास किताब है, ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सको, आप उसका दोबारा से रिवीजन कर सको। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको हटाओ, उसको मत करो अंडरलाइन। तो एक तो आप यूट्यूब पर कभी भी वीडियो मत देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है। दूसरा, आप खुद का एनालिसिस करो। अब खुद का एनालिसिस करने का मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका रीजनिंग मैथ डीआई बहुत कमजोर है। ठीक है। अब आपको खुद का रियल एनालिसिस करना है। पहले आपको खुद को पता लगाना है कि रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों को मैं एग्जाम में सही कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब यहां पर अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं कोशिश करूंगा तो मैं ठीक कर दूंगा। भाई अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर रीजनिंग मैथ डीआई को 2 घंटे पढ़ दोगे, और फिर भी फिक्स नहीं है कि आप वहां पर क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपको लगता है कि यदि मैं रीजनिंग डीआई और मैथ के साथ मेहनत करूं तो 100% क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं, तो भाई आप इनको टाइम दो। आपको लगता है कि यार मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मैं रीजनिंग मैथ डीए को चाहे कितना सोल्व कर लूं, मैं इसमें क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता एग्जाम में, तो आप हटाओ, इसमें फिक्स कर लो कि रीजनिंग मैथ डीआई में मेरे को तुक्का देना है। उसके दो बेनिफिट, भाई आप यदि अब रीजनिंग मैथ डीआई को सोल्व नहीं करोगे तो आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आप बाकी के पोर्शन पढ़ दो। ठीक है। आपको फिक्स है कि रीजनिंग मैथ डीआई में मेरे को तुक्का लगाना है, तो एग्जाम में आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों में डायरेक्टली तुक्का लगाओगे, तो वहां पर आपको टाइम बच जाएगा, उस टाइम को आप बाकी के क्वेश्चनों पर करो। कुछ लोग क्या होते हैं, वो खुद का रियल एनालिसिस नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यार मैं तो सब कुछ कर दूंगा, उनको खुद को रियलिटी तो पता है कि रीजनिंग मैथ डीआई मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वो क्या करते हैं, यार करने पर क्या नहीं होता, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई लोगों उसके लिए टाइम चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि रीजनिंग मैथ डीआई का मेरा आज तक कभी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, बहुत कमजोर है वो, मेरी कैलकुलेशन स्पीड बिल्कुल जीरो है मेरी, लेकिन उसके बाद वो रेगुलर 2-3 घंटा दे रहा है रीजनिंग मैथ डीआई को, उनका कभी नहीं होगा अच्छा स्कोर। क्यों? क्योंकि एक तो वो यहाँ पर अपना टाइम दूसरा पोर्शन है उसका टाइम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तीसरा वो वहां पर जो एग्जाम देंगे ना उसमें वो क्या करेंगे, रीजनिंग मैथ डीआई, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तो रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों में वो कोशिश करेंगे, और उनको पता है कि क्वेश्चन तो गलत होना ही है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेंगे और फिर उनका क्वेश्चन गलत होगा। भाई आप 10 क्वेश्चनों में से यदि 2 क्वेश्चन ठीक करने के लिए पढ़ रहे हो तो समझो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि 10 क्वेश्चनों में यदि आप तुक्का लगाओगे तो भी आपके 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे।
ठीक है। अब हमारे पास ऐसा टाइम है कि यदि आप 10 क्वेश्चनों के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। आपको लगता है कि रीजनिंग मैथ डीआई के 10 क्वेश्चनों में से मैं बहुत अच्छे से सोल्व करूंगा तो भी 5-6 क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, तो भाई आप करो कोशिश। लेकिन आपको लगता है कि 10 क्वेश्चनों में बड़ी मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही ठीक कर पाऊंगा, तो मत करो, तुक्का लगाओ। तुक्का लगाओगे तब भी 10 क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। तीसरा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब हमें नया नहीं पढ़ना चाहिए, मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। भाई जो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको पढ़ो, अभी है नए टॉपिकों को पढ़ने का टाइम। ठीक है, अभी 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो जो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नए हैं, तो उनको आप पढ़ो। नए का मतलब है कि जिन टॉपिक को अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो उनको पढ़ो, अभी है आपके पास इतना टाइम। एक सबसे मेन, एक निश्चित दिशा में तैयारी करो। निश्चित दिशा में क्या मतलब है? निश्चित दिशा का मतलब है कि हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो दिखता है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से तैयार नहीं कर पाते। भाई आपका अच्छा स्कोर कब होगा? जब आप क्वेश्चन ठीक करोगे। क्वेश्चन कब ठीक होगा? जब आप जो पढ़े हो वो आपको याद होगा। ठीक है, अब आपने बहुत सारा पढ़ लिया, सपोज दैट आपने केवीएस मदान भी पढ़ ली, अरियंत भी पढ़ लिया, दृष्टि भी पढ़ लिया, उपकार की भी पढ़ लिए, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी निकाल लिए, लेकिन याद कुछ नहीं है, तो भाई आप किसी भी हाल में क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे। आपने सपोज दैट केवल केवीएस मदान पढ़ा, लेकिन वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। केवीएस मदान आपको इस तरीके से याद है कि उससे चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने वो आपका हर हाल में ठीक होगा, तो भाई वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि केवीएस मदान से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको तो आप ठीक करोगे। तो यहां पर मेरे का कहने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उसको बिल्कुल 100% पढ़ो। 100% का मतलब है कि जो पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि यदि उससे कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। ऐसा नहीं कि पढ़ सब कुछ लिया और फिर वहां पर कुछ याद नहीं आ रहा है, उसको आपने अच्छे से तैयार नहीं किया। तो पढ़ो, वो इस तरीके से पढ़ो कि यदि उससे कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो ऐसे मत करो कि ये वीडियो भी देख लिया, ये बुक भी पढ़ लिया, ये चैप्टर भी पढ़ लिया, ये गूगल पर भी पढ़ लिया, ये प्रीवियस पेपर भी पढ़ लिया और 100% तरीके से कुछ तैयारी नहीं है, जीरो के बराबर ही हो फिर आप। ठीक है, तो जो पढ़ो भाई बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा कंटेंट पढ़ लो, चाहे एक किताब पढ़ लो, लेकिन वो किताब बहुत गजब तरीके से तैयार होनी चाहिए ताकि उस किताब से कोई क्वेश्चन बने वो आपका ठीक हो जाए। इसके अलावा बार बार रिवीजन करो अब, ठीक है ना भाई। आपको याद कब होगा? जब आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करो। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं भाई? सपोज दैट आपने फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ लिया, अब आप क्या करो, एक खाली रजिस्टर लो और केवीएस मदान की दोबारा से रीडिंग चालू करो। जो याद है भाई, जो लाइन आपको एक बार पढ़ते तुरंत याद आ रही है, जैसे आपने किसी लाइन को कैसे पढ़ा तुरंत वो लाइन याद आ गई, आपको लगता है कि ये लाइन मेरे बिल्कुल 100% याद है, उसको छोड़ दो। और जो आपको याद नहीं है उसको बिल्कुल स्पीड से उस रजिस्टर में लिख दो। हैंड राइटिंग जमा कर नहीं लिखना है, आपको इतनी स्पीड से लिखना है उस रजिस्टर में कि केवल वो आपके पढ़ने में आए। इतना भी स्पीड से मत लिख देना कि बाद में आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया। इस कदर लिखो कि वो केवल आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो चीजें याद नहीं है उनको बिल्कुल स्पीड से उस रजिस्टर में लिख दो, तो लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, एक ऐसा रजिस्टर तैयार हो जाएगा जिसमें केवल वो कंटेंट होगा जो आपको याद नहीं होगा। तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, केवल उसी रजिस्टर का बार बार रिवीजन करना होगा, तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको जो याद नहीं है वो भी याद हो जाएगा। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, हमेशा क्वेश्चन वहीं से बनकर आता है जो हमें आसानी से याद नहीं होता। तो वो जो आपका रजिस्टर तैयार हुआ है ना, जो आपको याद नहीं है, वहीं से पूरा पेपर बन के आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जिन कैंडिडेटों का रीजनिंग मैथ डीआई कमजोर है, जिनको लगता है कि रीजनिंग मैथ डीआई में हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, भाई उन लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए बाकी की जो यूनिट है इसमें बहुत गजब का स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आपको पता है कि रीजनिंग मैथ डीआई के जो 10 क्वेश्चन है इसमें हम एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, या बड़ी मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। आपको टोटल कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो भाई अब ये जो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं वो आपको टोटल बचे हुए 40 क्वेश्चनों में से करने हैं। तो ये टोटली कुल मिलाकर 8 यूनिट है, जिनसे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम में? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आरसी को हटा दो, बाकी की जो 7 यूनिट है इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। अब यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है
इन 7 यूनिटों से जो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से 28-29 क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है भाई, जब आप इन 7 यूनिटों के 35 क्वेश्चनों में से 28-29 क्वेश्चन ठीक करोगे ना, तभी आपका टोटल स्कोर 35 प्लस पहुंचेगा, क्योंकि 28 आपने यहां पर सोल्व कर दिए। आरसी में सपोज डेट आपके 3-4 क्वेश्चन ठीक हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए तो 32 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चनों में आपका तुक्का लग गया तो 35 क्वेश्चन। तो यदि आपका रीजनिंग मैथ कमजोर है, आप 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो ये जो बाकी की 7 यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, ईवीएस, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन 7 यूनिटों से जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से कम 28-29 क्वेश्चन आपको ठीक करना ही है। और यदि आप इन 35 क्वेश्चनों में से 28-29 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना। तो प्यारे साथियों, हमने फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, और इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि हमें इन यूनिटों से जो 35 क्वेश्चन आएंगे उनमें से हमें 28-29 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ओवरऑल हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो ये आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स का जो कंटेंट है, जो 7 यूनिट है, इनको बचे हुए टाइम में आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, इन 7 यूनिटों से जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से कम 30 क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे इन नोट्सों से मिलेंगे। 35 में से 30 क्वेश्चन मिलने की मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि 30 क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिल गए तो आप 28-29 क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे, बहुत आसानी से ठीक कर दोगे। तो यदि आप YouTube पर बेमतलब के वीडियो देखने में, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, तो उसकी तुलना में कहीं ज्यादा बढ़िया कि आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करो, ताकि बचे हुआ टाइम में आप सही ढंग से तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर कर सको और जून 2024 में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। चार्जेस की बात कर लूं प्यारे साथियों, केवल 700 रुपए चार्ज है पर यूनिट, केवल 100 रुपए का अमाउंट ले रहा हूं, केवल 100 रुपए का है पर यूनिट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, 35 क्वेश्चन जो इन 7 यूनिटों से आएंगे उनमें से कम 30 क्वेश्चन लाइन टू लाइन हमारे इस बैच के कंटेंट से मिलने वाले हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों। और यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इनके थ्रू आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।